नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के मांझी और हुबली धारवाड़ का करेंगे दौरा। लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री धारवाड़ बहुग्राम जल आपूर्ति योजना की भी रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 94वीं आम बैठक को किया संबोधित। कहा, 2047 तक नया भारत गढ़ने में कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण। अमृतकाल की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य। नीति आयोग ने धरती की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने, किसानों को जैविक खेती करने और खेती के साथ गौशाला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पेश की रिपोर्ट। आयोग ने खेती में रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करने पर दिया जोर। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित 5वीं ई नीलामी में बेचा गया 11.88 लाख मैट्रिक टन गेहूं। सरकार ने गेहूं उठाने की प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने की दी अनुमति। गेहूं और आटे की कीमत को नियंत्रित करने के लिए की जा रही है पहल। अगली ई नीलामी 15 मार्च को की जाएगी आयोजित। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है। हर विश्वकर्मा साथी को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है। इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार हर विश्वकर्मा साथी को होलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करेगी। विश्वकर्मा साथियों को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट मिले, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल एम्पावरमेंट, ब्रांड प्रमोशन और उत्पादों के बाजार तक पहुंच बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य विश्वकर्मा साथियों को बड़ा उद्यमी बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। इसमें ग्राहकों की भी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। हमारी नजर सिर्फ स्थानीय बाजार पर ही नहीं है, बल्कि हम ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक के मांची और हुबली धारवाड़ का दौरा करेंगे और लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण शामिल है, जिससे यात्रा की अवधि 3 घंटे से कम होकर 75 मिनट रह जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मैसूर कुशालनगर 4 लेन राजमार्ग का शिलान्यास और IIT धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में पीएम मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण और पुनर्विकसित हौसीपेटे स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे हम्पी स्मारकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री धारवाड़ बहुग्राम जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 94वीं आम बैठक को संबोधित किया। तोमर ने कहा है कि चाहे उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो, उत्पादकता बढ़ानी हो या जलवायु अनुकूल फसलें उत्पन्न करने की चुनौती हो, हर क्षेत्र में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में परंपरागत खेती के बाद कृषि के क्षेत्र की प्रगति में किसानों के परिश्रम के साथ ही वैज्ञानिकों का अनुसंधान मील का पत्थर साबित हुआ है। लेकिन देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए वर्ष 2047 तक अमृतकाल की चुनौतियों का समाधान, उन पर विजय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। शास्त्री जी ने यह नारा दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस यात्रा में जय विज्ञान को जोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें अनुसंधान को जोड़ा। तो आज ये हम लोगों के लिए मंत्र बन गया है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। लेकिन जब हम अमृतकाल में अपनी जिम्मेवारी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से नए भारत के लिए नया विज्ञान चाहिए, नया अनुसंधान चाहिए, नया कौशल चाहिए, नया इनोवेशन चाहिए, क्योंकि आने वाला कल भारत का कल है और भारत का कल तब तक नहीं बनेगा जब तक इस कल को अपना कल बनाने की कोशिश हमारी नहीं होगी। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नित नए मंत्रों के आधार पर देश के समग्र और संतुलित विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब समग्र विकास की बात करें तो कृषि का क्षेत्र देश के बैकबोन की तरह है, इसे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जब समग्र विकास की बात हम करते हैं तो उसमें कृषि का क्षेत्र देश की बैकबोन की तरह है। इस क्षेत्र को बढ़ाना यह हम सब लोगों की निश्चित रूप से जिम्मेवारी है। जलवायु परिवर्तन के दौर जैसी विभिन्न समस्याएं हमारे सामने हैं। किसान की खड़ी फसल में प्राकृतिक प्रकोप से उसका नुकसान हो जाए, ये भी चुनौती हम सब लोगों के सामने है। लेकिन नए भारत में नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए अनुसंधान के साथ हम सब लोगों को किसान के पास तक पहुंचना है। किसान की आमदनी भी बढ़ानी है, किसान के घर में समृद्धि भी लानी है, गांव को भी समृद्ध बनाना है, कृषि को भी समृद्ध बनाना है और कृषि में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाते हुए हमारे उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी रहे जो वैश्विक मानकों पर खरी उतर सके।
नीति आयोग ने टास्क फोर्स रिपोर्ट के आधार पर धरती की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने, किसानों को प्राकृतिक या कहीं कि जैविक खेती की तरफ अग्रसर करने, खेती के साथ गौशाला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक रिपोर्ट पेश की। मौके पर नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, कृषि मंत्रालय से संयुक्त सचिव, कृषि वैज्ञानिकों के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से आए गौशाला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गौशाला प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कहा कि देश में 10,000 से अधिक गौशालाएं हैं, उनमें 5,000 रजिस्टर्ड हैं। इन गौशालाओं से तैयार होने वाले पदार्थ यानी गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने पर हो, क्योंकि धरती की खुराक देसी गौ माता की गोबर है। नीति आयोग के सदस्य ने भी जोर देकर कहा कि खेती में रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौशाला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। देश के विविध हिस्सों में राज्य सरकार की तरफ से गौशाला को मजबूती देने के प्रयास तेज हुए हैं। अब नीति आयोग ने भी गौशाला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मन बनाया है। हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, हमें हेल्दी फूड चाहिए, हमें क्वालिटी फूड चाहिए। हमें इस तरह के फूड नहीं चाहिए जिनका कोई लिंक हेल्थ के लिए एडवर्स बनता हो। तब ये ज़रूरी है कि हम जो बायो इनपुट हैं, ऑर्गेनिक इनपुट हैं, उनको धीरे धीरे बढ़ावा दें और जो केमिकल हैं उनका उपयोग धीरे धीरे कम करें। ये मैसेज है। और उसे करने के लिए हमें जो हमारी जो लाइव स्टॉक वेल्थ है, जिसमें गौशाला बहुत बड़ा एक हमारा एसेट है, उसको हमें इंटेग्रेट करना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित 5वीं ई नीलामी में 11.88 लाख मैट्रिक टन गेहूं बेचा गया। 5वीं ई नीलामी प्राप्त अखिल भारतीय भारित औसत बिक्री मूल्य के मुकाबले 2,140.28 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के भंडार को अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य 2,197.91 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर बेचा गया। अगली ई नीलामी 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। सरकार ने गेहूं उठाने की प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने की अनुमति दे दी है। सरकार द्वारा गेहूं और आटे की कीमत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बाजार हस्तक्षेप की दिशा में की जा रही पहल के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। देश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में केंद्र सरकार ने विशेष प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य किसानों के लाभ को बढ़ाना है। राजधानी दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित कर रही है जो मिलेट्स के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 से 5 नवंबर के बीच राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व फूड इंडिया के द्वारा संस्करण की शुरुआत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित करने की दृष्टि से फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार इस वर्ष के 20 राज्यों और 30 जिलों में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष हम अपनी पिछली सफलता को आगे बढ़ाते हुए 3 से 5 नवंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरकार मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों और कंपनियों को हर संभव प्रोत्साहन दे रही है। तीसरा अवसर है वो मिलेट्स का है, लेकिन हमारे सामने 2 चैलेंजेस हमेशा रहे हैं, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का, और दूसरा रहा है क्वालिटी पैरामीटर्स का। मुझे गर्व है कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की PLI स्कीम इस बात की जितनी भी कमियां थी उनको दूर करती है। मार्केटिंग ब्रांडिंग में हम भारतीय कंपनियों को मदद पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, और दूसरी तरफ मैं जो बात कहता हूं कि क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए जो चेन और जो मैपिंग हमने फूड लैब के लिए की है, उस पर मंत्रालय भी गौरवान्वित है और भारत सरकार उसके लिए गर्व करती है। और देश में जनजातीय विकास मोदी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 9 वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट परिव्यय में कई गुना वृद्धि हुई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को बजट आवंटन 2013-14 में 4,295.94 करोड़ रुपए से
2023-24 में 12,461.88 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है, यानी लगभग 190.01% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इन वर्षों में प्रतिवर्ष बजट परिव्यय में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट परिव्यय 4,495 करोड़ रुपए था, जबकि 2016-17 में ये बढ़कर 4,822 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी तरह 2017-18 में 5,318 करोड़ रुपए करने के बाद 2018-19 में इसे 5,995 करोड़ कर दिया गया, जबकि 2019-20 के बजट में इसे बढ़ाकर 7,328 करोड़ रुपए कर दिया गया। अगर 2023-24 के बजट अनुमान की बात करें तो इसमें जनजातीय कार्य के लिए बजट परिव्यय में बेतहाशा इजाफा किया गया है। अब इसे बढ़ाकर 12,462 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस तरह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 7,301.00 करोड़ रुपए में 70.69% की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही आदिवासियों और जनजातियों की बेहतरी के लिए कई घोषणाएं भी की गई हैं। और आइए बात करते हैं दिल्ली में चल रहे वस्त्र मंत्रालय के हैंडलूम हाट की। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गीना रायमोंडो और वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने शुक्रवार को विरासत शक्ति हैंडलूम हाट में महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने इस आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि इस तरह के उत्पाद से पूरे ब्रह्मांड को फायदा होगा। वहीं वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर तेजी से बढ़ते प्रगति और विश्वास की पहल बताया। बिहार के गया जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां पहुंचती आपको बुनाई करने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ये गांव IITN की फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। जानिए ऐसा क्या है इस गांव में, पेश है ये रिपोर्ट। बिहार के गया जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां पहुंचते ही आपको बुनाई करने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ये गांव IITN की फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। इस गांव का नाम पटवा टोली है। यहाँ से हर साल दर्जन भर से अधिक छात्रों का सिलेक्शन IIT की परीक्षा में होता है। खास बात ये भी है कि यहाँ रहने वाले छात्रों को तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। यहाँ के स्टूडेंट्स को तैयार करने का काम वृक्ष नाम की संस्था कर रही है। इस तरह गरीब तबके के छात्र यहाँ आकर IITN बनने का सपना साकार करते हैं। यहाँ का सिस्टम देखिए कुछ इस तरह है, जैसे जो सीनियर है वो जूनियर्स को पढ़ाते हैं, और उसके बाद क्या होगा, जो वहाँ पर पढ़ चुके होंगे वो अपने जूनियर्स को पढ़ाते हैं, और ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। और जो जैसे मान लीजिए कुछ सीनियर्स को नहीं आता है जो चीज़, वो सीनियर से जाकर कंसल्ट करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर अच्छे से बता देते हैं। विलेज ऑफ IITNs के नाम से पूरे देश में मशहूर गया के पटवा टोली ने इस बार फिर सफलता का परचम लहराया है। यहाँ के 45 बच्चे JEE मेंस में उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से 38 ने एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शेष का परसेंटाइल भी 90 से ऊपर है। IIT अभी मेंस सिर्फ उसी को निकाले 98.76% आया। तो नोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। टीचर जो पढ़ाते थे हम लोग को नोट्स से ही बहुत सारा क्वेश्चन मिला था हम लोग को, और उसी को बार बार रिपीट करते रहे। JEE मेंस का एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई किया हूँ। कितना परसेंट आया? 92.83% आए। यहाँ पर मैक्सिमम फोकस मैंने अपने सेल्फ स्टडी पे दिया, और जो सर हमें पढ़ाते थे उसी बात पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। हमारे भैया लोग हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि अब ये करना चाहिए, हमारे सीनियर लोग, और उनके बाद हमारे टीचर्स भी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। वृक्ष संस्था का लक्ष्य है कि किसी छात्र को गरीबी के कारण पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, इसलिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है, ताकि उन बच्चों का सपना साकार करने में मदद की जा सके जो IITNs बनना चाहते हैं। यहाँ पे जो डिजिटल क्लास हम लोगों ने बनवाया है, और लाइब्रेरी मॉडल पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, और जो भी टीचर बाहर के अच्छे जो फैकल्टी होते हैं वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। फिर सीनियर जो भी यहाँ पे जो पास आउट होकर के जाते हैं वो गाइडेंस देते हैं। बाकी जो वृक्ष टीम है यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करता है कि किस तरह से मतलब बच्चे को पढ़ाई में क्या दिक्कत होती है, और आखिरकार बच्चे का मेहनत ही रंग लाता है। गौरतलब है कि बिहार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले पटवा टोली मोहल्ले में बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनाई का काम होता है। अपने पुश्तैनी धंधे से जुड़े रहने के बाद भी यहाँ के बच्चे शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं। वर्ष 1995 से जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ वो अभी तक जारी है।
पटवाटोली मोहल्ले में वृक्ष विद द चेंज स्वयंसेवी संस्था के द्वारा निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें सैकड़ों बच्चे अनवरत तैयारी में लगे रहते हैं। इससे जुड़कर यहाँ के बच्चे सफलता भी पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 मार्च को सरसों का भाव था 4,850 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,700 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में भी इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,275 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदे 45 रुपए लुढ़क कर 5,230 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 9 मार्च को सरसों का भाव रहा 6,270 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदों में 220 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,050 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। राज्य की ही बदायूं मंडी में 9 मार्च को सरसों का भाव था 5,400 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो राजकोट, लालसोट और बदायूं मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं लखीमपुर मंडी में नरमी रही। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,150 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2,175 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में 9 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,250 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 70 रुपए की बढ़त हुई और भाव जा पहुंचा 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी इस दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 मार्च को गेहूं का भाव था 2,250 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2,255 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 9 मार्च को गेहूं का भाव था 2,050 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव 60 रुपए टूटकर 1,990 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121,82,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करें। यहाँ सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं।
गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले, किसान मटर की बुआई करते रहे। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उचित है। वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करे। इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गाजर और मूली की बुआई करते रहें। उत्तराखंड में बैंगन की बुआई कर ले। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। साथ ही गन्ने की बुआई कर ले। यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की फसल तैयार हो चुकी है। किसान आलू की खुदाई कर ले। इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करे। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। उत्तराखंड में भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करे तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करे और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करे। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी गेम चेंजर हो सकती है। नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में धनखड़ ने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ बनाया जा रहा है। BBC एक बार फिर से विवादों में है। इस बार मामला ब्रिटिश वाइल्ड लाइफ पर बनी सर डेविड एटनबरो की नई सीरीज को लेकर है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन के मुताबिक BBC ने सीरीज के 6ठे एपिसोड को प्रसारित न करने का फैसला किया है। BBC ने सीरीज को सेंसर करने की बात से इनकार किया और इस बात पर जोर दिया कि इसे प्रसारित करने का कभी भी इरादा नहीं था। देश में महिलाओं के उत्थान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिलाओं ने इन विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में CBI ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और नेता तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए तलब किया है। CBI द्वारा ये उन्हें भेजा गया दूसरा समन है। पहला समन 4 फरवरी को भेजा गया था। इसी मामले में कल प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की ED के समक्ष पेशी हुई। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले में भारत राष्ट्रीय समिति के नेता से हैदराबाद में 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्यों को सतर्क रहने और स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए।
इसी के साथ ही आप हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।